हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के कुछ और क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स हम आपको करा रहे हैं। हिंदी के जो प्रीवियस ईयर्स एंट्रेंस एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये आपकी आज हमारी 8वीं वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियोस हमने हिंदी की अपलोड कर दी हैं, जिनमें हमने 2021 में पूछे गए एमएड एंट्रेंस में हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। जो 50 क्वेश्चन थे उन सभी को सॉल्व कर लिया है। उसके अलावा अब ये जो पेपर आपके सामने है ये 2022 का पेपर है और CCS यूनिवर्सिटी यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में ये पेपर कंडक्ट कराया गया था। तो इसमें आपके 50 प्रश्न हिंदी के पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो पिछली 2 वीडियो में हमने 34 तक यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज की वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर एमएड एंट्रेंस की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। तो उसके लिए हमने सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस की बहुत सारी वीडियोस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर दिए हैं। उसके अलावा कुछ मैराथन क्लासेस भी यहाँ पर हमने अपलोड कर दी हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपका मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग वाला पोर्शन पूछा जाता है तो उसकी भी बहुत सारी वीडियोस हमने यहाँ पर अपलोड कर रखी हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कंप्लीट तैयारी एमएड एंट्रेंस की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। 34 तक हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन कर लिए थे। आज का हमारा पहला प्रश्न होने वाला है ये 35वां। तो 35वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। गूलर का फूल होने का क्या अर्थ है? फल बनना, फूल बनना, लंपट होना या लापता होना। गूलर का फूल, तो देखिए गूलर एक पेड़ है जो बहुत ही विशाल का एक पेड़ होता है। जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा होगा तो बरगद और गूलर का पेड़ लगभग एक समान ही होता है। बस बरगद के पत्ते थोड़े से चौड़े होते हैं और गूलर के थोड़े से थोड़ा ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो गूलर एक ऐसा पेड़ है और गूलर उस पर गूलर एक फल भी है, उस पर लगता है, उसको खाया भी जाता है। लेकिन आज तक किसी ने गूलर का फूल नहीं देखा है। रातों ही रात वो गूलर बनना शुरू हो जाता है और कभी भी उसका फूल आज तक दिखाई नहीं दिया है। तो जो चीज़ दिखाई नहीं देती यानी कि लापता हो जाने के संदर्भ में यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गूलर का फूल होना यानी लापता होना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। गिरगिट की तरह डैश बदला जाता है। रंग बदला जाता है, कपड़ा बदला जाता है, वेश बदला जाता है या फिर पंख बदला जाता है। तो गिरगिट क्या बदलता है दोस्तों? गिरगिट रंग बदलता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चले कि हमारा जो मेन चैनल था शाखा स्टडी के नाम से, उसको यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। 3 मई 2023 को उस चैनल पर हमारे साथ लगभग 10,380 स्टूडेंट्स जुड़ चुके थे, यानी इतने सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन अचानक से 3 मई 2023 को वो चैनल डिलीट कर दिया गया। उसके बाद हमने ये नया चैनल बनाया और इस पर आपको अब कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो ये कंटेंट हम यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं वो हमने उस पुराने चैनल पर सभी प्रोवाइड आपको करा रखा था। उसमें आपकी लगभग 380 से ज़्यादा टोटल वीडियोस थी और इनमें लगभग 150 वीडियोस आपकी एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड थी और 150 वीडियोस आपकी लगभग बीएड के जो लेसन प्लान्स होते हैं, बीएड और डीएलएड के लेसन प्लान हमने यहाँ पर अपलोड कर रखे थे। लेकिन जैसे ही चैनल डिलीट हुआ तो सारा कंटेंट भी, सारा जो ये वीडियोज़ थी उसी के साथ डिलीट हो गई। उसके बाद हमने ये नया चैनल बनाया और इस पर आपका सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर मैटर प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम आसानी से हो सके और आपको कहीं और कोचिंग या कोई और नई किताब यहाँ पर खरीदनी ना पड़े। तो चलिए, खैर जो हुआ सो हुआ। अब आपका सपोर्ट इसी तरह मिलता रहा तो हम आपकी यहाँ पर इसी तरह से हेल्प करते रहेंगे और आपके लिए वीडियोज़ ऐसे ही यहाँ पर लाते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो बिना सब्सक्राइब करे वीडियो को देखते हैं, और साथ ही साथ चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए जो भी एमएड करना चाहते हैं या जो आपके जूनियर स्टूडेंट्स हैं जो बीएड कर रहे हैं। तो हम बहुत ही जल्द यहाँ पर बीएड के लेसन प्लान्स और जो पूरी प्रैक्टिकल फाइल्स हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, उनको भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37। सुत, तनय, आत्मज निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? पक्षी के, पुत्र के, पत्नी के या फिर पुरुष के। तो देखिए, सुत, तनय और आत्मज ये आपके पर्यायवाची होते हैं। पुत्र के अगर बात की जाए पुत्री की तो इनमें हम बस आ लगा देते हैं। सुता, ठीक है, सेवतया, तनया और आत्मजा, ये क्या हो जाएंगे? ये आपके पुत्री के जो पर्यायवाची हैं हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पक्षी के पर्यायवाची क्या होते हैं, तो पक्षी के पर्यायवाची आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। विहग, पखेरु, ये जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा नभचर, ठीक है, सेवतया, तनया और आत्मजा, ये क्या हो जाएंगे? ये आपके पुत्री के पर्यायवाची हैं हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पक्षी के पर्यायवाची क्या होते हैं, तो पक्षी के पर्यायवाची आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। विहग, पखेरु, ये जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो पूछ लिए जाते हैं।
उसके अलावा गगनचर भी होता है एक, गगनचर, और आपका होता है पाखी, पाखी होता है, और पाखी के अलावा शकुत, शकुत, ठीक है। और चिड़िया विड़िया तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके अलावा एक होता है अंडज, यानी जो अंडे देते हैं। तो ये आपके क्या है, पक्षी के पर्यायवाची यहाँ पर हो गए हैं। अब यहाँ पर पत्नी के पर्यायवाची देख लिए, तो पत्नी के पर्यायवाची मैं आपको 2-4 बता देता हूँ। वधू होता है, वधू होता है। उसके अलावा गृह स्वामिनी, गृह स्वामिनी, गृहिणी, गृहिणी के अलावा संगिनी, संगिनी के अलावा अर्धांगिनी, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा हो, लेकिन मैं बोल इसीलिए रहा हूँ साफ साफ, जिससे कि आप इसको लिख सकें। उसके अलावा होता है जोरू, जोरू के अलावा बेगम और गृह लक्ष्मी, ठीक है, गृह लक्ष्मी। और गृह लक्ष्मी के अलावा आपका एक होता है भार्या, भार्या, भय आ ऊपर रह ये आ, ठीक है। तो ये कुछ जो है आपके पत्नी के पर्यायवाची यहाँ पर होते हैं। तो हमने पुत्र का पढ़ लिया, पुत्री का पढ़ लिया, पक्षी का पढ़ लिया और पत्नी का यहाँ पर पढ़ लिया है। पुरुष के पर्यायवाची बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कोई एक सही विलोम शब्द का युग नहीं है। अच्छा, अंतरंग प्रत्यय, अच्छा क्या अंतरंग का विलोम प्रत्यय होता है? उत्तम का अधम, ये तो ठीक है। करुण का निष्ठुर, करुण का क्या निष्ठुर होता है। और अनुराग अनुभूति। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा एक सही विलोम शब्द का युग्म यहाँ पर नहीं है। तो अंतरंग का क्या प्रत्यय होता है? तो देखिए अंतरंग का प्रत्यय नहीं, अंतरंग का आपका बहिरंग होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उत्तम का क्या होता है? आपका उत्तम का अधम होता है, ठीक है। करुण का आपका निष्ठुर होता है, बिल्कुल सही है। और अनुराग का अनुभूति, अनुराग का अनुभूति नहीं होता है, अनुराग का होता है आपका विराग, अनुराग का विलोम आपका विराग होता है। तो यहाँ पर ये भी जो है आपका सही नहीं दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना था, ठीक है ना। अब क्योंकि देखिए वो हमारे शीट में तो एक ही टिक कर सकते हैं, 2 टिक कर दिए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आप जो दोनों जिसमें आप बिल्कुल पूरी तरह से श्योर हो कि ये गलत है उसी को टिक करें। जैसे यहाँ पर देखिए ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो इन दोनों में से अगर आप कोई सा भी टिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर सही माना जाएगा। और यूनिवर्सिटी ने भी इसका आंसर ए एंड डी ही दिया। पहले तो इसका आंसर ए ही दिया था, लेकिन बाद में जब ऑब्जेक्शन किया गया तो ऑब्जेक्शन के बाद जो रिवाइज्ड आंसर की आई उसमें यूनिवर्सिटी ने इसके दोनों आंसर यहाँ पर फिर टिक कर दिए थे कि जिन भी स्टूडेंट्स ने दोनों आंसर को टिक किया था वो उनके यहाँ पर सही आंसर हो जाते हैं। अब देखिए इसमें लॉस हो जाता है स्टूडेंट्स का। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को लगा कि भाई ये भी सही है ये भी सही है, और जब मतलब गलत दिया हुआ है तो ये भी सही हो सकता है ये भी सही हो सकता है, और उसने इस कन्फ्यूजन में टिक नहीं किया कि अगर टिक कर दिया तो फिर मतलब टिक करें तो कौन सा करें, ए करें या डी करें। तो अगर उसने ये क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा तो उसका फिर यहाँ पर लॉस हो जाता है। तो यूनिवर्सिटी को ऐसी गलती यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, इससे कहीं ना कहीं होनहार बच्चे का नुकसान हो जाता है। तो इसका आंसर अभी यहाँ पर ए एंड डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39, अभ्यास अथवा व्यवहार द्वारा अर्जित ज्ञान को क्या कहा जाता है? अभ्यास और व्यवहार के द्वारा अनुक्रिया कहा जाता है, अनुसरण कहा जाता है, अनुभव कहा जाता है या फिर स्मरण कहा जाता है। तो अभ्यास से हमें क्या मिलता है? एक्सपीरियंस से मतलब प्रैक्टिस से हमें क्या मिलता है? अनुभव, यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40, उत्थान पतन है तो कनिष्ठ क्या है? उत्थान पतन है तो कनिष्ठ क्या है? यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, उत्थान पतन, ये एक जोड़ा दिया हुआ है विलोम शब्द का, यानी उत्थान का विलोम पतन है और पतन का जो विलोम है वो उत्थान है। तो कनिष्ठ का आपका विलोम क्या होता है? कनिष्ठ के आपके 2 होते हैं, एक तो होता है वरिष्ठ और दूसरा होता है ज्येष्ठ। तो इसके 2 आपके विलोम होते हैं, मतलब ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो इनमें जो भी आपको दिखाई दे वही आंसर हो जाएगा। तो अनुज छोटा होता है, ज्येष्ठ बड़ा होता है, ठीक है। तो कनिष्ठ का मतलब छोटा होता है, तो कनिष्ठ इसका पर्यायवाची है। तो ये यहाँ पर पर्यायवाची नहीं, आपसे क्या पूछा है? विलोम पूछा गया है। तो विलोम क्या होगा? विलोम आपका ज्येष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी डैश भाषा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द के साथ वाक्य को पूर्ण कीजिए। ध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक या फिर ध्वन्यात्मक, इनमें कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से? वैसे तो सेंटेंस पूरा आपका ये हो गया कि हिंदी जो है वो ध्वन्यात्मक भाषा है। तो ध्वन्यात्मक जहाँ पर भी लिखा हुआ है वो आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधा ध और आधा न के बाद ये के बाद आ आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई,
पंक्ति किसका उदाहरण है? उत्प्रेक्षा अलंकार का, रूपक अलंकार का, अतिशयोक्ति अलंकार का या फिर यमक अलंकार का। तो यहाँ पर देखिए, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन और भी बताऊंगा जो बहुत बार पूछा जाता है अलंकार के अलावा, इस क्वेश्चन में वो है और हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इसमें देखिए दिया हुआ है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार होता है जहाँ पर आपकी शब्द की आवृत्ति होती है। जैसे इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल कौन सा है? कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, तो यमक अलंकार तो इसमें नहीं है। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जिसमें बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। जैसे अक्सर क्या है देखने को मिलता है एक सेंटेंस की, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। ठीक है, चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तो ये क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात यहाँ पर की जा रही है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए वहाँ आपका अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। अब देखिए वर्तनी, शुद्ध वर्तनी में आपसे बहुत बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये शब्द दिया जाता है और इसमें अक्सर ये लिखा हुआ आपको मिलेगा अति आधा शय ये ओ कहते ही अतिशयोक्ति, और अक्सर स्टूडेंट इसको ही सही टिक कर देते हैं जबकि ये गलत होता है। अतिशयोक्ति में पूरा शय यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो इसको कभी भी आप आधा ना बनाएं, इसको यहाँ पर पूरा ही बनाएं। अतिशयोक्ति अलंकार वर्तनी की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है, मतलब अतिशयोक्ति शब्द, अलंकार नहीं। अलंकार अगर पूछे तो आप अलंकार को तो पहचान ही लेंगे। उसके बाद बात करते हैं रूपक अलंकार की। तो रूपक अलंकार की क्या पहचान होती है? जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है ना। चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब उसमें उसकी क्या है, संभावना नहीं दिखाई जाती उसमें उसकी, जैसे हमने कहा है वो उसके जैसा लग रहा है। तो जैसा वैसा कुछ नहीं, डायरेक्ट बता दिया जाता है कि वो जैसे कोई लड़का अच्छा है, वो काम करता है, सबकी बात मानता है, तो कहते हैं यार बहुत अच्छा लड़का है, वो तो बिल्कुल हीरा है। तो उसको हीरे जैसा नहीं कहा, बिल्कुल हीरा कह दिया, यानी उपमेय और उपमान के भेद को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। और जहाँ पर आपकी तुलना में संभावना जताई जाती है वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ तो अभी मैंने आपको बताया कि वो हीरे जैसा लड़का है, तो हीरे जैसा उसकी संभावना बताई गई है और उससे संबंध बताया जा रहा है। तो जहाँ पर जैसा तैसा, ज्यों त्यों, मानो, जानो, इस तरह के शब्द जहाँ भी आएंगे तो वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसमें चरण को कमल के समान नहीं बताया गया है बल्कि चरण को कमल ही बता दिया गया है, यानी उपमेय और उपमान के बीच का जो भेद है, अंतर है, वो खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर दोस्तों आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, यानी मात्राओं की संख्या बताइए। देखिए 2021 वाला जो पेपर मैंने सॉल्व कराया है उसमें मैंने आपको सारे छंद पढ़ाए हैं। एक वीडियो में आपको 2 छंद पढ़ाए थे और अगली वीडियो में बाकी सारे छंद मैंने यहाँ पर बता दिए थे। सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक और विसम्मात्रिक, ये तीनों छंद मैंने आपको यहाँ पर बता रखे हैं। इसलिए उन वीडियो को देखना ज़रूरी है क्योंकि हमारे तैयारी कराने का तरीका यही है कि हम क्वेश्चन के थ्रू ही पूरी तैयारी यहाँ पर कराते हैं। और पिछले 3 सालों से जो हम तैयारी करा रहे हैं वो हमारा, उसमें हमारा जो पैटर्न है और हमारा जो मेथड है वो यही रहा है कि क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और उसके थ्रू ही आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए। अब पिछले 3 साल का तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो चैनल अब नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, चौपाई के बारे में बताना है। तो चौपाई में हमने आपको क्या बताया था कि चौपाई में आपके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो आपको बताना है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 14, 15, 16 या फिर 12। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कवितावली तथा विनय पत्रिका निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो कवितावली, विनय पत्रिका ये आपकी किसकी रचना है? तुलसीदास की, जायसी की, भूषण की या फिर सूरदास की। तो ये दोस्तों आपकी किसकी रचना है? देखिए कवितावली के अलावा यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि दोहावली, ठीक है, जो प्रमुख है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस, बहुत ही इम्पोर्टेंट, रामचरितमानस और गीतावली।
गीतावली, ये तो आपको याद रखनी ही रखनी है, हर हाल में याद रखनी है। कवितावली, दोहावली, गीतावली और रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ये 5-6 पुस्तकें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको हिंदी के हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन के रूप में मिल ही जाएगी। तो ये दोस्तों किसकी रचनाएं हैं? ये आपकी तुलसीदास की रचनाएं हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जायसी की कुछ इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जायसी, इनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं, 1-2 रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना है वो है पद्मावत। ठीक है, पद्मावत इनकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है और यही आपसे अक्सर पूछी जाती है। ज़्यादातर जिस भी रचना में आपका लास्ट में आवत देखने को मिले ना, समझ जाना वो मलिक मोहम्मद जायसी की ही रचना है। जैसे पद्मावत हुई, एक आपकी चंपावत है, एक आपकी चित्रावत है। ठीक है, चित्रावत के अलावा और एक तो आवत और दूसरा जिसमें आपको नामा देखने को मिले लास्ट में, समझ जाना वो आपकी किसकी है? जायसी की ही रचना है। ठीक है, तो जैसे होली नामा, सूरवा नामा, तो ये इस तरह से कई सारी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन पद्मावत जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पद्मावत के बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सूरदास जी की। सूरदास की कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। तो सूरदास भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे बार बार पूछी जाती है। तो इनकी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनके बारे में ही हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सूरदास की कुछ रचनाओं के मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट सूर सागर, ठीक है, सूर सारावली, सूर सागर, सूर सारावली, और उसके अलावा क्या है आपकी साहित्य लहरी, बहुत बार पूछी जाती है साहित्य लहरी, क्योंकि इनमें तो देखिए सूर आ रहा है तो बच्चे समझ जाते हैं कि सूरदास की है, लेकिन साहित्य लहरी में ऐसा नहीं है, इसलिए साहित्य लहरी ज़्यादा पूछी जाती है। और उसके अलावा आपकी नल दमयंती, ठीक है, इनको आप साथ साथ लिखते चलें। और एक है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट गोवर्धन लीला। ठीक है, तो सूरदास की आपको बस यही याद रखनी है, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नल दमयंती और गोवर्धन लीला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कोई एक प्रेमचंद की कृति नहीं है, यानी इनमें से कौन सी एक प्रेमचंद की रचना नहीं है वो आपको बतानी है। सेवा सदन बिल्कुल प्रेमचंद की है, कर्मभूमि भी और गोदान भी, ये तीनों आपकी प्रेमचंद की हैं, लेकिन इंद्रजाल आपकी प्रेमचंद की नहीं है। तो इंद्रजाल किसकी है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। इंद्रजाल है आपकी जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद की भी कुछ रचनाओं के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले प्रेमचंद की कुछ और महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ईदगाह तो आपने सबने पढ़ रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कर्मभूमि यहाँ पर लिखा हुआ है, कर्मभूमि के अलावा है आपकी रंगभूमि, कर्मभूमि के अलावा रंगभूमि भी आपसे पूछी जा सकती है। और उसके अलावा सेवा सदन यहाँ पर लिखा है, गोदान, गोदान के अलावा है आपकी गबन, गबन भी आपकी है। और निर्मला, निर्मला प्रेमचंद की इंपॉर्टेंट कहानी है। पूस की रात, नमक का दारोगा, मैं यहाँ पर सिर्फ नमक लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। बड़े घर की बेटी बहुत अच्छी कहानी है। करबला और मानसरोवर, करबला और मानसरोवर, ये आपकी कुछ प्रेमचंद की महत्वपूर्ण रचनाएं थी। अब इंद्रजाल किसकी है? इंद्रजाल आपकी जयशंकर प्रसाद की है। तो जयशंकर प्रसाद की कुछ और रचनाओं के बारे में यहाँ पर हमें जान लेना चाहिए। तो इंद्रजाल तो आपके सामने लिखी हुई है। कामायनी एक है इनकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछी जाती है। कामायनी, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि झरना किसकी है, झरना, तो आपको बताना होगा जयशंकर प्रसाद की है। आंसू, आंसू के अलावा आकाशदीप, आकाशदीप के अलावा कंकाल सज्जन और ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ये क्या है आपकी जयशंकर प्रसाद की कुछ प्रमुख रचनाएं थी जो मैंने आपको बता दी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है, धर्मयुद्ध, फूल की चोरी, चार आने निम्नलिखित में से किसकी कृतियां हैं? ये आपकी किसकी कृतियां हैं? महादेवी वर्मा की, यशपाल की, प्रेमचंद की या फिर जिनेंद्र की? तो ये है आपकी यशपाल की। ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यशपाल की कुछ और कृतियों के नाम मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जो आपको अलग से लिखने होंगे। एक तो है आपका कर्मफल, यशपाल की कुछ कृतियाँ लिख लीजिए। कर्मफल, पर्दा, फूलों का कुर्ता, देखिए फूल की चोरी है। और एक है आपका
फूलों का कुर्ता। एक है आपकी पिंजरे की उड़ान, पिंजरे की उड़ान। और एक है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चिंगारी। चिंगारी आपसे पूछ ली जाती है तो किसकी है? ये आपकी यशपाल की रचना है। उसके अलावा महादेवी वर्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो महादेवी वर्मा की भी कुछ आपको यहाँ पर रचनाएं जान लेनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए रश्मि, नीरजा, दीपशिखा और अग्निरेखा और गिल्लू। ये कुछ इनकी इम्पोर्टेंट यहाँ पर कहानियाँ थी जो मैंने आपको बता दी हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यशपाल। अगला प्रश्न है सुजान का संबंध किससे है? घनानंद से, कालिदास से, सेनापति से या जयशंकर प्रसाद से? तो सुजान का जो संबंध है वो घनानंद से है। ठीक है, घनानंद की एक दो और यहाँ पर मैं आपको रचना बता देता हूँ। तो एक है बहुत इंपॉर्टेंट आपकी प्रेम पत्रिका और एक है आपकी विरह लीला। प्रेम पत्रिका और विरह लीला घनानंद की बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। कालिदास की कुछ रचनाओं के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको नहीं लिख रहा हूँ। उसके अलावा है आपका रघुवंश और कुमार संभव के अलावा मेघदूत, बहुत इंपॉर्टेंट मेघदूत बार बार पूछी जाती है कालिदास की। और अभिज्ञान शाकुंतलम तो आपने यहाँ पर पढ़े लिखा है। और ऋतु संहार ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की हमने पहले ही पढ़ ली है। इसका यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका घनानंद होगा। अगला क्वेश्चन 48, नागमती वियोग वर्णन निम्नलिखित में से किससे अवतरित है? पद्मावत, कामायनी, आखिरी कलम या चित्ररेखा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पद्मावत। अगला प्रश्न नंबर 49, तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? निराला है, महादेवी वर्मा है, अज्ञेय है या हरिऔध है? तो इसका आंसर होगा आपका अज्ञेय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से देखिए निराला जो है ये भी इंपॉर्टेंट कवि हैं, तो मतलब लेखक हैं, तो इनकी भी यहाँ पर कुछ रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है एक आपकी अनामिका कई बार पूछी गई है। उसके अलावा गीतिका के अलावा आपकी एक है परिमल, और परिमल के अलावा कुकुरमुत्ता इनकी रचना है। और नए पत्ते, अप्सरा, इंदुलेखा, चाबुक और सखी, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगला प्रश्न और इस पेपर का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, पद्मावत या फिर कामायनी? तो कौन सा है आदिकाल का जो ग्रंथ है वो है आपका पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, किसके द्वारा अवतरित है? तो इसमें आपका आएगा चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई इसका आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस में इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, पद्मावत भी और कामायनी भी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने अपने सभी 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।